आज हम इतिहास की एक ऐसी लड़ाई की बात करने वाली हैं जिसने भारत की पूरी दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं 1757 के प्लासी के युद्ध की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस टकराव की जड़ों तक ले जाते हैं। और ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने कूटनीति और धोखे के दम पर मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर सूबे पर कब्जा कर लिया। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक ट्रेडिंग कंपनी वो इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि उसने सीधे सीधे नवाब को ही चुनौती दे दी। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इसकी शुरुआत के लिए हमें लगभग 100 साल पीछे जाना होगा, शाहजहां के समय में। उस वक्त बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर सूबा हुआ करता था। सबसे अमीर मतलब इसमें आज का क्या क्या शामिल था? इसमें आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पूरा का पूरा बांग्लादेश शामिल था। इसे राष्ट्रों का स्वर्ग तक कहा जाता था। मतलब ये मुगल साम्राज्य का इकोनॉमिक पावर हाउस था। बिल्कुल। और इसी पावर हाउस में 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने एक इजाजत दी। शाह शुजा ये शाहजहां के बेटे थे ना? हाँ, वही। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले पूरे बंगाल में व्यापार करने की इजाजत दे दी। सिर्फ 3000 रुपए? हाँ, और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में जो भी सामान एशिया से आता था उसका लगभग 60% हिस्सा अकेले बंगाल से जाता था। तो कंपनी के लिए ये तो जैसे सोने की खान थी। लेकिन ये तो लगभग मुफ्त जैसा ही हुआ। क्या उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होगा? शायद नहीं। उस वक्त ये एक छोटी सी रियायत लगी होगी, लेकिन कंपनी सिर्फ व्यापार तक नहीं रुकी। 1698 में मतलब औरंगजेब के समय उन्होंने केवल 1200 रुपए में 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली, सुतानोटी, गोविंदपुर और कालीकट। अच्छा, जमींदारी का मतलब सिर्फ जमीन का मालिक होना तो नहीं था, इसका मतलब था टैक्स वसूलने का अधिकार भी। सही पकड़ा। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वो एक छोटी सी शासक भी बन गई थी। और इन्हीं 3 गांवों को मिला के उन्होंने कलकत्ता शहर बसाया और वहीं पर फोर्ट विलियम बनाया जो बाद में उनका हेडक्वार्टर बना। बिल्कुल। तो एक ट्रेडिंग पोस्ट अब धीरे धीरे एक पॉलिटिकल और मिलिट्री बेस में बदल रहा था। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। ठीक, यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और दिल्ली की पकड़ ढीली पड़ गई। तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान नाम के एक बहुत ही काबिल गवर्नर थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया होगा। हाँ, उन्होंने खुद को बंगाल का पहला नवाब घोषित कर दिया और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गए। अब बंगाल मतलब नाम के लिए तो मुगल था, पर असल में एक आजाद रियासत बन चुका था। और इसी दौर में मुगल बादशाह फरुखसिर ने 1717 में अंग्रेजों को एक शाही फरमान जारी किया। इसे तो कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ऐसा क्या खास था इसमें? इस फरमान ने वो जो पुरानी डील थी उसे और भी पक्का कर दिया। कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार के अधिकार मिल गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अधिकार कंपनी के लिए थे, पर कंपनी के अधिकारी इसे अपने निजी व्यापार के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, मतलब दोहरा फायदा। कंपनी भी टैक्स नहीं दे रही और उसके कर्मचारी भी अपना सामान बिना टैक्स दिए बेचकर अमीर हो रहे थे। और नवाब को इससे भारी नुकसान हो रहा था। यही टकराव की सबसे बड़ी वजह बना। ये नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। बंगाल उसका और कमाई अंग्रेजों की। ये तनाव तो बढ़ना ही था। हाँ, और ये बढ़ता गया। मुर्शिद कुली खान के बाद शुजाउद्दीन और सरफराज खान नवाब बने, लेकिन 1740 में उनके कमांडर अलीवर्दी खान ने तख्ता पलट कर दिया और खुद नवाब बन गया। अलीवर्दी खान के बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेजों की चाल को अच्छी तरह समझता था। वो एक दूरदर्शी शाफिक था। उसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। कहा था कि अगर उन्हें छेड़ो नहीं तो शहद देंगी और अगर छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी। वो जानता था कि ये सिर्फ व्यापारी नहीं है। तो फिर उसने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वो करना चाहता था पर कर नहीं पाया। उसके समय में बंगाल पर मराठों के हमले बहुत बढ़ गए थे और इसी का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता में अपनी बस्ती की किलेबंदी शुरू कर दी। मतलब अपनी हिफाजत के नाम पर वो अपना किला बना रहे थे। बिल्कुल। अलीवर्दी खान बूढ़ा हो चुका था और मराठों से लड़ने में फंसा था। वो जानता था कि ये किले खतरनाक हैं, पर वो कोई एक्शन ले नहीं पाया। और फिर 1756 में अलीवर्दी खान की मौत हो गई। उसका कोई बेटा तो था नहीं। तो गद्दी मिली उसकी सबसे छोटी बेटी के 21 साल के बेटे सिराजुद्दौला को। और सिराज का नवाब बनना कईयों को पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। उसकी अपनी मौसी घसीटी बेगम
उसका चचेरा भाई शौकत जंग और यहां तक कि सेना का कमांडर इन चीफ मीर जाफर सब उसके खिलाफ थे। मतलब उसे विरासत में सल्तनत के साथ साथ बहुत सारे दुश्मन भी मिले थे। हाँ, तो एक युवा नवाब जिसके अपने ही लोग उसके खिलाफ थे, उसने अंग्रेजों से निपटने के लिए एक सख्त कदम उठाया। क्या किया उसने? नवाब बनते ही उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, सबको अपनी किलेबंदी तुरंत हटाने का हुक्म दिया। उसका तर्क क्या था? तर्क साफ था, आप व्यापारी हैं, आपको किलों की क्या जरूरत है। फ्रेंच और डच तो मान गए, पर अंग्रेजों ने न सिर्फ मना किया बल्कि किले को और मजबूत करना शुरू कर दिया। ये तो सीधी सीधी नवाब के हुक्म की अवहेलना थी, खुली चुनौती। और सिराजुद्दौला ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने 1756 में एक बड़ी सेना के साथ कोलकाता पर हमला कर दिया। और ज्यादातर अंग्रेज भाग गए। हाँ, वो फोर्ट विलियम छोड़कर पास के एक द्वीप फुल्टा पर भाग गए। यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी का जिक्र आता है। हाँ, इसके बारे में मैंने भी पढ़ा है। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया और सुबह तक सिर्फ 23 जिंदा बचे। पर कई इतिहासकार इसे मनगढ़ंत भी मानते हैं। देखिए, इस घटना का जिक्र करने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, जॉन हॉलवेल, जो खुद उन कैदियों में से एक था। कई इतिहासकारों का मानना है कि इतने छोटे कमरे में 146 लोग फिजिकली आ ही नहीं सकते। तो मतलब ये एक प्रोपेगेंडा था। ऐसा लगता है। इस कहानी को बहुत बड़ा चढ़ाकर ब्रिटेन भेजा गया ताकि सिराजुद्दौला को एक क्रूर शासक दिखाया जा सके और कंपनी को उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का एक मजबूत कारण मिल जाए। जो भी हो, कलकत्ता अब नवाब के कब्जे में था। उसने उसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया था। हाँ, अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। जब ये खबर मद्रास पहुंची तो वहां से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। रॉबर्ट क्लाइव, वो तो एक क्लर्क बनकर भारत आया था, है ना? हाँ, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। वो मौके को पहचानना और उसका फायदा उठाना बखूबी जानता था। उसने आते ही कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। और फिर हुई अलीनगर की संधि। हाँ, फरवरी 1757 में। सिराजुद्दौला उस समय दोहरी मुसीबत में था। एक तरफ क्लाइव और दूसरी तरफ से अहमद शाह अब्दाली के दिल्ली पर हमले की खबरें आ रही थी। उसे डर था कि अब्दाली बंगाल पर भी हमला कर सकता है। तो उसने दबाव में आकर ये संधि कर ली। हाँ, और ये संधि पूरी तरह से अंग्रेजों के हक में थी। इसकी शर्तें क्या थी? पहली, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने की पूरी इजाजत मिल गई। दूसरी, उन्हें लड़ाई का हर्जाना मिला। और तीसरी, जो सबसे खतरनाक साबित हुई, नवाब के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखने पर सहमति बन गई। एक ब्रिटिश रेजिडेंट? ये तो एक जासूस को अपने घर के अंदर बिठाने जैसा था। बिल्कुल। उस रेजिडेंट विलियम वॉट्स का असली काम जासूसी ही था। उसका मिशन था नवाब के दरबार में उन लोगों को ढूंढना जो सिराज से नाखुश थे। ऐसे लोग आसानी से मिल भी गए होंगे। बहुत आसानी से। सबसे पहले तो कमांडर इन चीफ मीर जाफर, जो खुद नवाब बनना चाहता था। फिर बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ और अधिकारी राय दुर्लभ। इन सब ने मिलकर क्लाइव के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। एक साजिश। तो डील क्या थी? मीर जाफर को नवाब की गद्दी मिलेगी, पर बदले में उसे क्या देना था? बदले में उसे पूरा बंगाल देना था। तय हुआ कि मीर जाफर नवाब बनने के बाद कंपनी को 1 करोड़ रुपए देगा, कलकत्ता के व्यापारियों को 50 लाख और क्लाइव समेत कंपनी के बड़े अधिकारियों को भी लाखों रुपए, और 24 परगना की जमींदारी भी कंपनी को मिलेगी। ये तो बंगाल को पूरी तरह से बेचने की डील थी। हाँ, साजिश तैयार थी। अब क्लाइव को सिर्फ एक बहाने की जरूरत थी और उसने बहाना बना लिया। उसने सिराजुद्दौला पर अली नगर की संधि तोड़ने का झूठा इल्जाम लगाया और जंग का ऐलान कर दिया। और फिर जून 1757 में दोनों सेनाएं प्लासी के मैदान में आमने सामने थीं। कागज पर तो सिराज की सेना बहुत बड़ी थी, करीब 50,000 सैनिक, और क्लाइव के पास सिर्फ 3,000। ये तो एक तरफा मुकाबला होना चाहिए था। अगर ये हथियारों से लड़ा जाता, पर ये युद्ध धोखे से लड़ा जाना था। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेना के एक बहुत बड़े हिस्से को लेकर बस चुपचाप एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने लड़ाई में हिस्सा ही नहीं लिया। बिल्कुल नहीं। और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नवाब के सैनिकों का बारूद गीला हो गया क्योंकि उन्होंने उसे ठीक से ढका नहीं था, जबकि अंग्रेजों का बारूद सुरक्षित था। तो नवाब की तोपें खामोश हो गई। हाँ, और इसी मौके पर मीर जाफर ने नवाब को सलाह दी कि उन्हें मैदान से पीछे हट जाना चाहिए। सिराज उसकी बातों में आ गया और मैदान छोड़कर भाग गया। और एक राजा का मैदान से भागना मतलब लड़ाई का खत्म होना। बिल्कुल। भगदड़ मच गई। सिराजुद्दौला को बाद में पकड़ लिया गया
और मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी। कुछ ही घंटों में बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े क्लाइव ने बंगाल जीत लिया था। तो प्लासी को युद्ध था ही नहीं, ये तो एक साजिश थी। इसे युद्ध कहना ही इतिहास के साथ मजाक है। ये एक विश्वासघात था। अंग्रेज सैन्य ताकत से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश से जीते थे। और वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। हाँ, पर वो सिर्फ नाम का नवाब था, एक कठपुतली जिसकी डोर क्लाइव के हाथों में थी। बंगाल की असली सत्ता अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार मिल गया और जो पैसा मीर जाफर ने दिया उसे प्लासी प्लंडर कहते हैं। और कहा जाता है कि इसी पैसे से ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फंड मिला। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। यहीं से भारत की दौलत का ब्रिटेन की ओर बहना शुरू हुआ, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। प्लासी ने सिर्फ बंगाल का नवाब नहीं बदला, उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो हमने देखा कि कैसे व्यापार के लिए मिली एक छोटी सी इजाजत, एक शाही फरमान और दरबार में बैठे कुछ लालची लोगों ने मिलकर भारत का भविष्य तय कर दिया। प्लासी इस बात का सबूत है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दुश्मनों की महत्वाकांक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। ये पूरी चर्चा एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। अगर मीर जाफर ने उस दिन धोखा न दिया होता तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? या ये सोचना ज्यादा सही होगा कि अगर मीर जाफर नहीं होता तो क्या कंपनी कोई और मीर जाफर ढूंढी लेती? शायद असली सवाल वफादारी या गद्दारी का नहीं बल्कि उस समय की राजनीतिक कमजोरियों और कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षा का है, जिनका टकराना शायद तय ही था।